अन्याय तब समाप्त होगा जब सरकार उस पर विशेष ध्यान देगी। यह दबाववश या किसी कारणों से उन्हें लाते हैं, ला करके अपने यहाँ मजदूरी करवाते हैं और उनको पेट भर भोजन भी नहीं देते हैं। मजदूरी तो दूर रही, मानव तस्कर इनका दमन हो सके। जो व्यक्ति अपने यहाँ मजदूरी करवा रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है पकड़ने के लिए? सरकार। तो सरकार अपंग हो चुकी है। बंधुआ मजदूर के मामले में सरकार अपंग हो चुकी है। अगर अपंग ना हो जाए तो मधुआ मजदूरी खत्म हो जाए। दोस्तों, ये मानवों की मंडी है और यहाँ पर मनुष्यों का व्यापार होता है। हालांकि आजादी के बाद में 1956 में अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956 में ऐसे व्यापार को रोकथाम के लिए संविधान में संशोधन किया गया और कानून सम्मत यानी कि विधि सम्मत ये प्रस्तावना आई कि मनुष्य की जो तस्करी होती है यानी कि मानव तस्करी पर रोक हो और अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956 पारित हुआ। उसके बाद में 2000 में सन 2000 में बाल न्याय अधिकरण की स्थापना हुई। ये कानून बना। 2012 में बाल सुरक्षा अधिनियम बना और इस तरह से जितने भी कानून बने उन सब का उपयोग या सदुपयोग या यूं कहें कि एप्लीमेंटेशन की जो बात आती है उसमें पूरी तरह से ये असफलता यानी कि फेलियर साबित हुआ। पूरा का पूरा सिस्टम, सरकारें बदलती गईं और पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो अपनी कार्य क्षमता में अकुशल साबित हुआ। तो इस तरह के जो भी मामले आते हैं उसमें संविधान में यह भी प्रस्तावना की गई कि बाल संरक्षण या मानव की जो तस्करी होती है उसको किस तरह से रोका जाए। इसमें न्यायिक यानी कि विधिक प्रवर्तन एवं प्रशासनिक प्रवर्तन जो होता है उसमें सामंजस्य बनाया जाए और इनमें सामंजस्य बना करके एक तीसरा एक विकल्प और भी आता है इसकी रोकथाम के लिए कि जन जागरण एक अभियान इस तरह से चलाया जाए जिसमें आम आदमी जो होता है वो मानव तस्करी के प्रति जागरूक हो और इसमें किस तरह की रोकथाम में जितनी भी कवायद होती हैं उनका अनुपालन किस तरह से किया जाए ये ध्यान में रखने की बात है। और भी कई कानून हैं जैसे कि संविधान का अनुच्छेद 9 ये कहता है कि इस तरह के जितने भी कवायद अनैतिक व्यापार अधिनियम मानव की तस्करी जहां पे इस तरह की कवायद चलती हैं उनको किस तरह से रोका जाए। यानी कि जो भी हम कह रहे थे कि प्रशासनिक प्रवर्तन, न्यायिक प्रवर्तन इनमें सामंजस्य बने और जन जागरण अभियान चला जाए कि कहां पर मानव तस्करी हो रही है। जहां भी मानव तस्करी हो रही है इस तरह से तो उसको जन जागरण के द्वारा, मीडिया के द्वारा ऐसे संकेतकों का प्रदर्शन किया जाए, उनको एक्सपोज किया जाए जिससे कि मानव तस्करी करने वाले जो लोग होते हैं वो एक्सपोज हो सकें। आपके आजू बाजू में जो भी कोई रहता है, आप गांव में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, शहर में रहते हैं, मायने ये नहीं है। मायने ये है कि हमारी जो नजर है, हमारी जो आंखें हैं, उनकी देखने की क्षमता जो है वो कितनी तीक्ष्ण है। हो सकता है कि आपके बाजू में जो व्यक्ति रहता है, आप नजर ये रखें कि उनके यहाँ बेगार करने वाला, उनके यहाँ बिना पैसे के काम करने वाला यदि कोई मजदूर है, मात्र और मात्र गुटखा तंबाकू और पैसे के दम पर यानी कि खाने के भोजन की कवायद में वो जुटा हुआ है और बेगारी कर रहा है तो वो मानव तस्करी का ही एक केस हो सकता है। आपके बगल में कोई मानव तस्कर है, इसको कैसे पहचानेंगे? इधर आ जाइए जरा। आपके बाजू में, आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके शहर में कोई मानव तस्कर है, इसको कैसे जानेंगे? इसको इसी तरह से जानेंगे जिसका कि संविधान में उल्लेख है। एक मानव तस्कर को संकेत जो होता है वो उसी तरह से होता है कि उसके यहाँ जो बेगार करने वाला, जो काम करने वाला, जो मजदूर है, जो श्रमिक है, वो बिना पैसे के कार्य कर रहा होगा और वो आज्ञा लेने के बाद ही शौच के लिए भी जाएगा। कहीं भी जाएगा तो वो आज्ञा लेने के लिए ही जाएगा। ये आज्ञा जहां पर लेनी पड़ रही है वो जो आज्ञादाता है वो मानव तस्कर है। ये संविधान में यानी कि कानून की किताब में भी इसका उल्लेख है। तो आप लोग जागरूक रहिए। और जहां तक कानून की बात आती है, संविधान क्षमा कीजिए, आईपीसी इंडियन पैनल कोड जो अभी तक चल रहा था अब बीएनएस लागू हो गया।
इंडियन पैनल कोड का सेक्शन 370 यानी कि 370, 370A और 371 ये दावा करते हैं कि किसी भी मनुष्य का व्यापार जो है, मानवों की तस्करी जो इस तरह से होती है, उस पे ये सारे के सारे सेक्शन ये निषिद्ध करते हैं। तो आप लोग भी नजर रखिए और संविधान में या कानून में जिस तरह से मनुष्य की तस्करी पर प्रतिबंध लगाया गया और इसको संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया, तो हम सब कितने जागरूक हैं। और सबसे बड़ी बाधा जो आती है, इनमें सबसे बड़ी बाधा ये आती है कि जो मानव तस्कर होते हैं वो कुछ सामाजिक और आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं, हमारे आपके आसपास में होते हैं, उनका राजनीतिक इतिहास भी होता है, क्षेत्र के सांसद, विधायक जी या ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत या इस तरह के जो भी प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके वो खास होते हैं। और इसी राजनीतिक संरक्षण के कारण वो मानव की तस्करी में यानी कि मनुष्य की तस्करी में वो लीन रहते हैं। और उनके यहाँ जो काम करने वाला, जो बेकार करने वाला, जो गरीब मजदूर होता है, वो उसी कैटेगरी में आता है। और कास्ट की राजनीति करने वाले, यूपी और बिहार में जाति की राजनीति बहुत होती है, तो कास्ट की राजनीति करने वाले जो लोग होते हैं उनके आगे भी सबसे बड़ा सवाल आता है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट ये बताती है, जो कि प्रत्येक वर्ष आती है, गृह मंत्रालय के अधीन जो एनसीआरबी है वो अपने आंकड़े जारी करता है, उसमें ये स्पष्ट रूप से आता है कि बेगार यानी कि जितने भी गुलाम होते हैं जो कि बेगारी करते हैं यानी कि बंधुआ मजदूर होते हैं, उनमें सबसे अधिक एससी एसटी वर्ग से ही आते हैं। तो एससी एसटी की जाति की राजनीति करने वाले लोगों के आगे भी सवाल आता है कि वो संसद और विधानसभाओं में उस मुद्दों को क्यों नहीं उठाते हैं, इस मुद्दे के प्रति वो उदासीन क्यों रहते हैं। जहां तक समझ में आता है, इस मुद्दे को उठाने के लिए वोट नहीं है, वो ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिसमें कि वोट हासिल होता है। इस मुद्दे को उठाने में वोट हासिल नहीं होगा, क्योंकि ये दास प्रथा जो है वो इनविजुअल यानी कि अदृश्य है, यानी कि मानव की जो तस्करी है ये एक अदृश्य व्यापार है जो कि दिखने में नहीं आता है। ये अन्याय तब समाप्त होगा जब सरकार उस पर विशेष ध्यान देगी। यह दबाववश या किसी कारणों से उन्हें लाते हैं, ला करके अपने यहाँ मजदूरी करवाते हैं और उनको पेट भर भोजन भी नहीं देते हैं, मजदूरी तो दूर रही, मानव तस्कर इनका दमन हो सके। जो व्यक्ति अपने यहाँ मजदूरी करवा रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है पकड़ने के लिए? सरकार। तो सरकार अपंग हो चुकी है, बंधुआ मजदूर के मामले में सरकार अपंग हो चुकी है। अगर अपंग ना हो जाए तो बंधुआ मजदूरी खत्म हो जाए। और हमारे आजू बाजू में जो एक बेगार करने वाला होता है वो मानव तस्करी के द्वारा ही लाया हुआ बंदा होता है, वो किसी भी जात से हो सकता है और प्रमुख रूप में आदिवासी और एससी एसटी वर्ग से ही होता है। तो हम सब सजग रहें और ये तत्पर रहें कि इस तरह से जो बेगार करने वाले होते हैं उनके प्रति हमारी जो संवेदनशीलता है, हमारी जो मानवीयता है, वो किस हद तक हमें प्रभावित करती है, अर्थात हम कितने संवेदनशील हैं। हम मात्र जात की बात करते हैं, हम मानवीयता की बात कम करते हैं। जब ये सवाल आता है, जब मानवों के लिए, सारे इंसान के लिए हमारे अंदर संवेदनशीलता होगी, तब हम हर ऐसी कवायद के प्रति जागरूक रहेंगे। जय हिंद।